नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल पर देश भर में सियासी हलचल तेज, नारी शक्ति को मिलेगा नया अधिकार। 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग, राजनीति का तापमान हुआ हाई। बंगाल में बीजेपी की सियासी धूम, पीएम मोदी ने जनता को दी 6 बड़ी गारंटी। सीजफायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, इजराइल ने हमलों का दौर रखा बरकरार। मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत में उथल पुथल, विपक्षी दलों ने सरकार पर उठाए बड़े सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया है कि आखिर महिला आरक्षण बिल की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा, संसद का ये निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभा संस्थाओं में उनकी जगह सुनिश्चित करेगा। आज देश हर सेक्टर में महिला मिसाल बन रही है, लेकिन राजनीति में भी उनकी भूमिका को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कदम जरूरी है। सर, ये कदम कितना मायने रखता है? देखिए, ये ऐतिहासिक कदम ये सरकार उठाने जा रही है और ये कदम ऐसा है कि इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकेगा। हालांकि कुछ मूर्खतापूर्ण तरीके से कुछ नेता सामने आकर के इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात समझिए, वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता जहां की महिलाएं इंडिपेंडेंट ना हो, उनके पास अधिकार ना हो, महिलाओं को घर के अंदर बंद करके उनको राजनीति से दूर रखकर उनको रिप्रेजेंटेशन ना देकर दुनिया में कोई भी मुल्क विकसित हुआ ही नहीं है। विकसित देश होने के लिए ये पहली जरूरत है कि वहां की महिलाएं पूरी तरीके से इंपावर्ड हो। देखिए, इस्लामिक देश बढ़ते नहीं है, क्यों? वहां बंद कर दिया जाता है महिलाओं को, और महिला इंपावर होती है तो सिर्फ परिवार नहीं, जनरेशंस बदल जाते हैं। और ये जो रिजर्वेशन की जो बात कही गई है, ये बहुत ही जरूरी है। हर पॉलिटिकल पार्टी, ये आज से नहीं, ये 1995 से इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है। सोनिया गांधी की जब सरकार चली गई तब उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि उन्होंने महिलाओं को जो है अधिकार वो नहीं दे सकी। अब मौका आया है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनिशिएट किया है, बाकायदा वीडियो भी जारी किया, आर्टिकल्स भी आज अखबारों में उन्होंने लिखा और इसके महत्व को बताया। तो एक बहुत ऐतिहासिक मामला, और खास करके आज के ज़माने में जहां महिलाएं अब अपने परिवार, अपने पति, उनके दबाव में आकर के वोट नहीं करती, इंडिपेंडेंटली करती हैं, तो राजनीतिक फायदा भी होगा। और आप देखते हैं किस तरीके से केरल के अंदर जिस तरह से भीड़ महिलाओं की ज़्यादा, मर्दों की कम थी, तो ये बहुत तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार को फायदा पहुंचाने जा रहा है। जी, खबरों में अब बात आज हुए 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की। इस बार के वोटिंग के आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 75 से ज्यादा तीनों जगहों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली। नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा। असम में जहां हिमंता ने दोबारा सीएम पद पर बैठने की हुंकार भरी, वहीं केरल में कांग्रेस भी काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। 2 राज्यों में अभी चुनाव होना बाकी है। 4 मई को सभी राज्यों के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हुई इस वोटिंग ने राजनीति को चरम पर पहुंचा दिया है। सर, आज की वोटिंग के आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए, असम के अंदर जिस तरीके से जो तस्वीरें आई कि जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा वो पोलिंग बूथ की तरफ गए, महिलाएं जिस तरीके से उसे एक देखने के लिए और जिस तरीके का एक उसको कह सकते हैं कि स्वागत
वो बहुत सारी चीजें कह रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोट दे रही हैं बल्कि उनकी पसंद असम के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं का वोट ज्यादा होता है, इसलिए 75% उससे ऊपर की वोटिंग जो है आप देख पाते हैं। केरल के अंदर बड़ा घमासान चल रहा है और कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हुई। बहुत ज्यादा एग्रेसिव किस्म से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। कितनी सीट्स वो जीत के आएंगे नहीं आएंगे वो तो अपनी कहानी है, लेकिन जिस दमखम के साथ बीजेपी ने इस चुनाव को लड़ा है, अगर ये 20% के आसपास भारतीय जनता पार्टी वोट लाने में कामयाब हो जाती है तो ये सारे सर्वे आंकड़े सब जो है वो बिल्कुल बदल जाएंगे। फिर वहां किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाएगा, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। तो अभी तो आज 3, एक पुदुचेरी और 2 बड़े राज्यों में चुनाव खत्म हुआ। अब नजर सबकी तमिलनाडु से ज्यादा अब पश्चिम बंगाल के ऊपर टिकी हुई है। जी, अब बात पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी प्रचार की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए राज्य में एक ही दिन में 3 बड़ी रैलियां की। इस बीच उन्होंने ममता सरकार को घेरते हुए कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की है, बदलाव की आंधी टीएमसी सरकार को हटाई। उन्होंने बंगाल की जनता को 6 बड़ी मोदी गारंटी दी और साफ कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही भ्रष्टाचारियों, माफियाओं और घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। सर, ये 6 बड़ी गारंटी का क्या मतलब है? देखिए, जो बातें अमित शाह ने कही, जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो बातें और भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, एक एजेंडा नजर आ रहा है। अगर आप ममता बनर्जी के भाषणों से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को अगर कंपेयर करें तो कोई तुलना ही नहीं है। वो सांप ढूंढ रही है, दुमुहा सांप कह रही है, वो डरा रही है, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो तुमको विदेश में जाकर के काम करना पड़ेगा, मुसलमानों को हड़का रही हैं, तरह तरह की चीजें वो कह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि टीएमसी की वजह से पश्चिम बंगाल पिछड़ गया है, तबाह हो गया है। वहां न इंडस्ट्री है, न नौकरी है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं। लोग पहले के जमाने में बंगाल जाते थे जॉब ढूंढते हुए, आज बंगालियों को पश्चिम बंगाल छोड़ के बाकी दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। क्यों? भ्रष्टाचार है, टोलाबाजी है, गुंडागर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर, न इंडस्ट्री भी कोई नहीं आती। तो प्रधानमंत्री मोदी एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ बिना वो शब्दों की मर्यादा को खत्म करते हुए वो सीधे सीधे युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आज तो वो सीधे सीधे टीएमसी के गढ़ में जाकर ममता बनर्जी को ललकारा है और इसका इम्पैक्ट साफ साफ जमीन पे भी दिखने को मिल रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडागर्दी से लड़ने के लिए सड़कों पर डंडे लेकर के भी कूद रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जी, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के सीज फायर की घोषणा के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि हिंसा कम होगी, लेकिन हालात इसके उल्टे दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए। इसी बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि बेरूत में किए गए टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के करीबी को भी मार गिराया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर लागू है। इस हमले से ईरान गुस्से में दिखाई दे रहा है। सर, क्या ये सीज फायर टिका रहेगा? बिल्कुल टिका नहीं रहेगा। मैंने कल भी कहा था कि ये पाकिस्तान ब्लफ कर रहा है, उस वजह से ये सारे लोग जो है वो फंस गए हैं। इजराइल ने सीधे सीधे हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया, लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। शहबाज शरीफ सामने आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो जो सीज फायर है उसके एग्रीमेंट का हिस्सा है। जेडी वेंस की तरफ से और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ये जो सीज फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं,
इट इज ओनली अबाउट ईरान, हिजबुल्लाह नहीं, लेबनान नहीं, वो हमारे बातचीत का हिस्सा नहीं है। ईरान कह रहा है कि बातचीत का हिस्सा है, और अब वस्तु स्थिति यह है कि ये सीज फायर ऑलरेडी खत्म हो चुका। ईरान ने साफ साफ कहा कि उसके ऊपर अटैक होगा, हम जाएंगे भी नहीं, बातचीत आगे होगी भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत और सीज फायर की पहली शर्त यही है, नो न्यूक्लियर इनरिचमेंट, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप पूरी तरीके से खोल दें। ईरान आज दोनों चीजों पे पलट गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं, और ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारा ये जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो प्लांट है वो बदस्तूर जारी है, हम इसे रोकने वाले नहीं हैं। तो ये सीज फायर रहा कहां? सीज फायर रहा कहां? ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुके तो हमारा भी हाथ जो है, उंगलियां जो है वो ट्रिगर के ऊपर है, फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये तो मुझे लग रहा है कि न कोई इस्लामाबाद जाने वाला है और ना ही ये ट्रूस आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को वापस अपने उसी प्लान पे जाना पड़ेगा जो आपने कहा था कि भाई ईरान को जो है हम स्टोन एज में डाल देंगे। उसके बगैर ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट की जंग जारी है, इस बीच भारत के विपक्ष ने इस मामले में पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद से इससे जुड़ी नौटंकियां सामने आनी शुरू हो गई। इजराइल ने हमले जारी रखे, जिससे युद्ध विराम टूट गया। हालांकि इस सीजफायर के मीडिएशन करवाने का क्रेडिट पाकिस्तान को दिया जा रहा था। ऐसे में युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत का विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका कहना है, बीजेपी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी। एक बार को तो ये लग रहा था कि भारत विश्वगुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को मजबूत कर रहा है। सर, हमारे देश के विपक्ष को क्या हो गया है? देखिए, हमारे विपक्ष को कोई भी मौका मिलना चाहिए, वो हड़बड़ी में सारा कुछ कर देते हैं। अखिलेश यादव सामने आ गए, जयराम रमेश सामने आ गए, सारे लोग आ गए कि हमारी पॉलिसी फेल हो गई। कोई फेल नहीं हुई है। अगर वो युद्ध रुक रहा है, कोई भी देश करा रहा हो, तो हिंदुस्तान को इसको लेकर के व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि विपक्षी पार्टियों को मुसलमानों का वोट लेना है तो पाकिस्तान की तारीफ करनी है। ये बहाना भारत की सरकार को आड़े हाथ लेने का नहीं है। ये मुसलमानों के वोट के लिए पाकिस्तान की तारीफ करना, ये इनके डीएनए में है। इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। जितना बड़ा फ्रॉड ये पाकिस्तान है, उससे कम हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां नहीं है। अब कोई बताएगा कि चारों तरफ थू-थू हो रहा है पाकिस्तान का। अमेरिका से ट्वीट मिलता है, उसको उसी तरीके से शहबाज शरीफ जो है, अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया कि फैसला पहले हो गया व्हाइट हाउस के अंदर, और उसके बाद वहां सारे टेक्स्ट को ड्राफ्ट किया गया और ये कहा गया भाई पाकिस्तान के पीएम को दे दो, क्या वो ये ट्वीट करे। और यहां मूर्ख लोग बैठे हुए वो ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम वो भी साथ में ही ट्वीट कर दिया। अब दूसरी चीज, जिस तरीके से फजीयत हो रही है कि भाई सीज फायर करवा दिया पाकिस्तान ने। सीज फायर हो गया क्या? लेबनान के ऊपर अभी भी हमला हो रहा है। इस्लामाबाद में मीटिंग होगी या नहीं होगी, भगवान मालिक। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इस पूरे सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशन में लेबनान भी शामिल था, उसके ऊपर हमला नहीं करना था इजराइल को। अब जेडी वेंस सामने आकर के वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बात ही नहीं हुई थी। तो ये किस तरह का मीडिएटर है? ये मीडिएटर नहीं कहते इसको कहते हैं दलाल। पाकिस्तान एक दलाल मुल्क के रूप में सामने आया है। दुनिया में उसकी फजीयत हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, खास करके विपक्षी पार्टियां, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए तो पाकिस्तान की जय जयकार करने में लगे हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।